चांद लगभग पूरा निकल आया था। चमकीली चांदनी से पूरा रास्ता नहाया हुआ था, लेकिन पेड़ों की परछाइयाँ मेरा पीछा कर रही थीं। सिंदूर के पेड़ों की कुटिल शाखाएं मुझ तक बढ़ रही थीं, कुछ धमकाती हुई सी, कुछ ऐसे जैसे उन्हें साथ की तलाश। कभी कभी कोई और घूमने वाला अंधेरे में मेरे पास से गुजर जाता था। अभी ज़्यादा रात नहीं हुई थी, सिर्फ 8 बजे थे और कुछ लोग घर लौटने के रास्ते में थे। कुछ शहर में घूमते चमकती रोशनी, दुकानों और रेस्टोरेंट का आनंद ले रहे थे। उस अंधेरे रास्ते पर मैं किसी को पहचान नहीं पा रहा था। उन्होंने भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मुझे बचपन का एक पुराना गीत याद आया। धीरे धीरे मैं उसे गुनगुनाने लगा। मैंने अपनी परछाई को देखा, शांति से मेरे साथ चलती हुई। हम अपनी परछाई को कोई महत्व नहीं देते। ये हमेशा हमारे साथ रहती है, बिना कोई शिकायत किए, जीवन भर का साथ। इस चमकती चांदनी रात में मैं खुद को रोक नहीं पाया तुम पर ध्यान देने से, मेरी परछाई। और मैं माफ़ी चाहता था कि तुम्हें इतना कुछ देखना पड़ा, जिसके लिए मैं शर्मिंदा था, लेकिन खुश भी कि तुम साथ थीं जब मुझे मेरे हिस्से की छोटी जीतें मिली। रास्ता ऊपर पहाड़ी पर जाकर ख़त्म होता था और ऊंचाई पर समतल हो आया था, जहां ये लंबे देवदारों के बीच चांदनी का रिबन लगता था। एक चंचल गिलहरी सड़क के बीच उछलती कूदती एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आ जा रही थी। एक रात की चिड़िया ने पुकार लगाई। बाकी सन्नाटा था। एक पुराना कब्रिस्तान मेरे सामने पड़ा। यहाँ कई पुरानी खबरें थीं, कुछ बड़ी और कुछ नई खबरें भी थीं, क्योंकि खबरगाह अभी भी इस्तेमाल में लाई जा रही थी। मैं उनमें से एक पर बिखरे हुए फूल देख सकता था, कुछ पुराने डहलिया और लाल साल्विया के फूल। थोड़ा आगे चार दीवारी के पास खबरगाह की बची हुई दीवार तेज़ मानसून बारिश से ढह गई थी। कुछ कब्रों पर लगे पत्थर भी दीवार के साथ ही निकल आए थे। एक कब्र खुली पड़ी थी, एक सड़ा हुआ ताबूत और कुछ बिखरी हुई हड्डियाँ किसी की आखिरी स्मृति के रूप में बचे थे, जो मेरी और तुम्हारी तरह जीता और प्यार करता था। कब्र पर लगे पत्थर का कुछ हिस्सा सड़क पर गिरा था और उसकी लिखावट धूमिल पड़ गई थी। मैंने ज़मीन से कोई चीज़ उठाई। वो एक गोल हड्डी का टुकड़ा था, शायद एक खोपड़ी का हिस्सा। मेरे हाथों का दबाव पाकर हड्डी टुकड़ों में चूर हो गई। मैंने उसे घास पर गिरने दिया और फिर कहीं से, बहुत दूर से नहीं, किसी के सीटी बजाने की आवाज़ आई। पहले मुझे लगा कि मेरी ही तरह कोई देर शाम घूमने वाला व्यक्ति सीटियाँ बजा रहा है, जैसे मैं पुराना गीत गुनगुना रहा था। लेकिन सीटी बजाने वाला बहुत जल्दी सामने आया। सीटी की आवाज़ तेज़ और खुशमिजाज थी। एक लड़का साइकिल चलाता हुआ तेज़ी से गुजरा। मैं उसकी बस एक झलक ही देख पाया, जब तक उसकी साइकिल सड़क पर परछाइयाँ बुनती हुई आगे बढ़ गई। लेकिन कुछ ही मिनटों में वो वापस आया। इस बार वो मुझसे कुछ फीट दूर रुका और उसने मेरी ओर एक प्रश्नवाचक अधूरी मुस्कान फेंकी। एक दुबला पतला सांवला 14 या 15 साल का लड़का। उसने स्कूल की ब्लेज़र पहन रखी थी। उसकी आंखों में चांदनी अपनी पूरी तरलता के साथ चमक रही थी। तुम्हारी साइकिल में घंटी नहीं है? मैंने पूछा। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने सर को एक तरफ हल्का झुकाते हुए मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुझे लगा कि वो मुझसे हाथ मिलाएगा, लेकिन तभी अचानक एकदम से वो फिर आगे बढ़ गया। सीटी की आवाज़ मंद पड़ने लगी, फिर बिल्कुल ही सुनाई देनी बंद हो गई। एक गहन नीरव शांति ने जंगल को घेर लिया। मैं और मेरी परछाई घर की ओर चल पड़े। अगली सुबह मैं एक अलग तरह की सीटी की आवाज़ से जागा, खिड़की के बाहर एक चिड़िया के गीत से। वो एक खुशनुमा दिन था। सूरज की रोशनी गर्म और लुभावनी थी और मैं बाहर निकलने के लिए मचल उठा। लेकिन कुछ काम ख़त्म करने थे, कुछ प्रूफ सही करने थे, चिट्ठियाँ लिखनी थी और कुछ दिनों बाद ही मैं पहाड़ की चोटी तक जा सका, देवदारों के नीचे उस शांत एकाकी विश्राम स्थल पर। ये बात मुझे विचित्र लगी कि जिन्हें बर्फ़ में चमकती चोटियों का अद्भुत दृश्य देखने का अवसर मिला हुआ है, वो कई फीट नीचे दबे हुए हैं। वहाँ कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। कब्रगाह की बची हुई दीवार खड़ी की जा रही थी, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि खबरों को ठीक करने के लायक पैसे नहीं हैं। चौकीदार की मदद से मैंने बिखरी हुई हड्डियों को समेटकर टूटी हुई कब्र के पास हुए एक छोटे से गड्ढे में डाला और उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो खुली हुई खबरों को घेर दे।
खब्र के पत्थर पर लिखा नाम मिट गया था, लेकिन मैं तिथि पढ़ पाया। 20 नवंबर 1950। कोई 50 साल पहले, लेकिन इतना पहले भी नहीं कि खब्र के पत्थर ही निकल जाएं। मुझे चर्च में दफन व्यक्तियों के ब्यौरा और रजिस्टर मिला और मैंने इसके पीले पन्नों को 1950 की तरफ पलटा, जब मैं खुद भी एक स्कूली लड़का ही था। मुझे वहाँ नाम मिला माइकल, उम्र 15 साल और मौत का कारण रोड एक्सीडेंट। मैं सिर्फ अनुमान ही लगा सकता था और संभावना की पुष्टि के लिए मुझे यहाँ रहने वाले किसी पुरानी व्यक्ति का पता लगाना था, जिसे वो लड़का या उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद हो। पाइन टॉप पर बूढ़ी मिस मार्ले रहती थीं। वो स्कूल में टीचर थीं और उनकी याददाश्त बहुत तेज़ थी और वो वहाँ 50 वर्षों से भी ज़्यादा समय से रह रही थीं। उजले बालों और नरम गालों वाली मिस मार्ले की नीली आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। उन्होंने अपने पुराने फैशन के चश्मे को नाक पर चढ़ाकर मुझे उदारता से देखा। माइकल एक प्यारा लड़का था, उदारता से भरपूर, हमेशा सहायता के लिए तैयार। मेरे बोलने की देर होती कि मुझे अखबार चाहिए या एस्प्रिन और वो अपनी साइकिल पर सवार हो चल देता। इन खड़ी ढाल की सड़कों पर बेफिक्री से साइकिल दौड़ाता हुआ, लेकिन ये पहाड़ी सड़कें और इसके चौंकाने वाले घुमाव साइकिल पर दौड़ लगाने के लिए नहीं हैं। सड़क को चौड़ा किया जा रहा था और एक ट्रक ऊपर पहाड़ पर आ रहा था, पत्थरों से लदा। जब माइकल घुमाव के पास आया तो वो ट्रक से टकरा गया और हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टरों ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन उसे होश नहीं आया। तुमने ज़रूर उसकी खबर देखी होगी, तभी तुम यहाँ हो। उसके माता पिता, वो थोड़े दिनों बाद ही यहाँ से चले गए विदेश, मुझे लगता है। एक प्यारा लड़का माइकल, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही लापरवाह। तुम्हें पसंद आता वो, मुझे लगता है। मैंने उस प्रेत साइकिल सवार को फिर कुछ दिनों तक नहीं देखा, हालांकि मैंने उसकी उपस्थिति कई बार महसूस की। और जब सर्दी की एक एकाकी शाम को मैं उस निर्जन कब्रगाह के पास से गुजर रहा था, मुझे लगा कि मैंने उसकी सीटी की आवाज़ दूर से आती सुनी, लेकिन वो सामने नहीं आया। कुछ दिनों बाद मैंने उस मुस्कुराते हुए चेहरे को दोबारा देखा और ये मेरे सामने कोहरे से निकल कर आया जब मैं भिगो देने वाली मानसून की बारिश से घर लौट रहा था। पुराने कम्युनिटी सेंटर में मैं एक रात्रि भोज के लिए गया था और एक बहुत ही संकरे और भवों की तरह खड़े रास्ते से घर की ओर लौट रहा था। शाम से ही भयंकर तूफान अपने आने की चेतावनी दे रहा था। पहाड़ों की तरफ गहरा कोहरा छाया हुआ था। ये इतना घना था कि मेरे टॉर्च की रोशनी उससे टकराकर वापस लौट रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी और बादल पहाड़ों के बीच गरज रहे थे। बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। मैं धीरे धीरे सावधानी से पहाड़ों की तरफ से आगे बढ़ रहा था, तभी बादल गरजे और मैंने उसे कोहरे से निकल मेरे आगे खड़ा पाया। बिल्कुल वही दुबला पतला सांवला लड़का जिसे मैंने कब्रगाह के पास देखा था। वो मुस्कुराया नहीं, इसके बजाय उसने अपना हाथ ऊपर मुझे देखकर विदा में हिलाया। मैं थोड़ी देर परेशान रहा। कोहरा थोड़ा छटा और मैंने देखा कि वो रास्ता गायब था। मेरे कुछ फीट आगे की जगह खाली थी और चट्टान के नीचे लगभग 100 फीट की खाई। जैसे ही झाड़ियों का सहारा लेते हुए पीछे की ओर बढ़ा, वो लड़का गायब हो गया था। मैं लड़खड़ाते हुए कम्युनिटी सेंटर की ओर वापस लौट गया और रात लाइब्रेरी में कुर्सी पर बैठकर काटी। मैंने उसे फिर नहीं देखा, लेकिन एक हफ्ते में जब मैं तेज़ बुखार से बिस्तर में पड़ा था, मैंने नीचे खिड़की पर उसकी सीटियों की आवाज़ सुनी। क्या वो मुझे अपने पास बुला रहा था, मैंने सोचा, या बस वो दिलासा देने की कोशिश कर रहा था कि सब ठीक है। मैं बिस्तर से उठा और बाहर झांका, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। समय समय पर मैं उसकी सीटियों की आवाज़ सुनता रहा, लेकिन जैसे ही मैं ठीक हो गया, ये आवाज़ मंद पड़ते पड़ते फिर एकदम से बंद हो गई। पूरी तरह ठीक होने के बाद मैं पहाड़ की चोटी पर फिर से घूमने जाने लगा। हालांकि मैं अंधेरा होने तक कब्रिस्तान के पास घूमता रहता और निर्जन सड़क पर चहलकदमी करता रहता, लेकिन मैंने उसे दोबारा नहीं देखा या उसकी सीटी की आवाज़ नहीं सुनी। मुझे अकेलापन महसूस हुआ। मुझे एक दोस्त की ज़रूरत हुई, भले ही वो एक प्रेत साइकिल सवार ही क्यों ना हो। लेकिन वहाँ सिर्फ पेड़ थे और इस तरह हर शाम मैं अंधेरा होने पर घर की ओर लौटता और पुराने गीतों को गाता रहता था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।